इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इंटेंसिटी को हम दिखाते हैं E इज द सिंबल, और इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। आज हम एक ऐसी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन ये क्वांटिटी हमको बताती है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कम या ज्यादा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्यों बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या है, इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक विंडो खोली और वहां से एयर अंदर आती है, हवा अंदर आती है। अंदर जो हवा आ रही है उसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक, इस कमरे में जितनी क्वांटिटी एयर की आती है उस विंडो में से क्वांटिटी। दूसरा, उस एयर के पास स्पीड है। तीसरा, उस विंडो का कुछ एरिया है। ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं। इसमें से कितनी हवा अंदर आएगी ये दो बातों पे डिपेंड करता है। एक, हवा कितनी तेजी से आ रही है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। दूसरा, विंडो का एरिया कितना बड़ा है। जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा एयर अंदर आएगी। ये जो एयर की क्वांटिटी है ये कहलाती है फ्लक्स ऑफ द एयर। फ्लक्स, जो एयर की स्पीड है, जितनी तेजी से एयर अंदर आती है, दैट इज इट्स इंटेंसिटी। वो है उसकी इंटेंसिटी। और विंडो का एरिया जितना बड़ा होता जाएगा उतना ज्यादा हमको फ्लक्स मिलता जाएगा, एरिया। तो फ्लक्स किन दो चीजों पे डिपेंड करता है कि स्पीड कितनी ज्यादा है और एरिया कितना बड़ा है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर हम कैसे निकालेंगे? E क्रॉस K, या सॉरी नॉट क्रॉस, आई शुड से मल्टीप्लिकेशन। E इंटू A। एरिया बड़ा होगा तो भी एयर की क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर एयर की स्पीड बढ़ गई, इंटेंसिटी, तो भी टोटल एयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इस तरह से टोटल एयर की क्वांटिटी इन दोनों पर डिपेंड करती है। ये कहलाता है फ्लक्स और ये कहलाती है इंटेंसिटी। इसी को एक और एग्जांपल में देखिए। पानी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में और स्केलर फॉर्म में कैसे समझ सकते हैं? एक बकेट पानी का हमने लिया और बकेट के अंदर पानी भरा हुआ है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। तो ये जो पानी है इसकी क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब उस पानी को हमने एक ट्यूब में डाला और उसको मोटर पंप कर दिया और उसमें से एक तेज धार निकलती। अब उसके पास डायरेक्शन है। अगर इधर करेंगे तो इधर पानी आएगा और इधर करेंगे तो इधर पानी आएगा। अब ये जो पानी की धार निकलती है इसके पास डायरेक्शन है और इसके पास एरिया भी है। एनीवे, इसके पास डायरेक्शन है और इसके पास फोर्स है। बाल्टी में जो पानी रखा था वो फोर्स नहीं लगाता है क्योंकि उसके पास वेलोसिटी नहीं है, लेकिन पाइप से जो पानी निकल रहा है उसके पास फोर्स है, उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास इंटेंसिटी, एनर्जी। तो उसके पास इंटेंसिटी होती है और उसके पास डायरेक्शन होती है। पाइप में से क्या निकल रहा है? पानी। क्या कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर की स्केलर? वेक्टर, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ वाटर जेट, इसके पास ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन वही पानी जब हम एक बकेट में भर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। बकेट में भरा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम कहते हैं फ्लक्स, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों को और मैं क्लियर करता हूं। एक जगह पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां ये मान लीजिए एक पानी की धार है, वाटर का जेट है, ऐसे जा रहा है, इसके पास डायरेक्शन है। अब यहां पर हमने एक डिवाइस बनाई और उस डिवाइस में एक बकेट बनाई।
इस बकेट से ऊपर हमने इसको भरने के लिए एक सिस्टम बनाया, उसमें एक पाइप है। इस पाइप के ऊपर जाकर हमने एक ओपनिंग बनाई, ये इस पाइप की ओपनिंग है और इस ओपनिंग के पास एरिया है। इसके पास एरिया है जैसे कि एक रिंग बना होता है, लाइक दिस। ये अब अगर हम इसको ऐसे ले जाकर यहाँ पानी की धार में ऐसा रखते हैं, इस पर पानी पड़ेगा और जैसे ही इस पर पानी पड़ेगा वो इस ट्यूब से अंदर आ जाएगा और इस बकेट में भर जाएगा। इस पानी के पास डायरेक्शन है कि नहीं है? इसके पास वेलोसिटी है, इस पानी के पास नहीं है। तो ये वाला पानी क्या है? क्वांटिटी ऑफ वाटर भरी हुई। ये वाला, इसको हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास इंटेंसिटी है। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। और ये जो रिंग हमने यहां पर लगाया, इस रिंग के पास एरिया है A। अब इस बकेट के अंदर कितना पानी आएगा, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, इसकी इंटेंसिटी कितनी है। अगर इसकी स्पीड ज्यादा हो गई तो रिंग के अंदर ज्यादा पानी जाएगा और हमारा फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होने से किसी एरिया के साथ लिंक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी फ्लक्स बढ़ जाता है। क्या तेज होने से? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तेज होने से। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? ये वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए और बी। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इंटेंस है? ए। हमने पढ़ा है क्राउडिंग ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है, ओके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें जा रही हैं? 2। अगर ये इंटेंसिटी इसकी हम बढ़ा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बन जाएंगी, ये। अब देखिए इसके अंदर कितनी जा रही है? 5। तो अब इसके अंदर जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, तो यहाँ जो क्वांटिटी है वो कैसी होगी? बढ़ जाएगी, तो फ्लक्स बढ़ गया। तो फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे। दूसरा देखिए, अगर इसके एरिया को हम बढ़ा दें तो ज्यादा लाइनें उसमें जा पाएंगी, ज्यादा लाइनें जाएंगी तो फ्लक्स भी ज्यादा हो जाएगा। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। इसलिए फ्लक्स क्या बना? E इंटू एरिया। अब एक और चीज पे फ्लक्स डिपेंड करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ऐसे पानी की धार जा रही है, इसके सामने हमने ये ओपनिंग रखी है, जितना पानी इसमें घुसता है ट्यूब से बकेट में आ जाता है, फ्लक्स बन गया। हमने क्या किया? यही पानी की धार है, यही इंटेंसिटी है, यही गेट का एरिया है, लेकिन इसको ऐसा घुमा दिया, ऐसे। अब यहां से पानी ऐसे गया, इधर का पानी ऐसे गया, बकेट के अंदर पानी गया कि नहीं? नहीं। तो वही पानी की धार है, वही एरिया है, लेकिन बकेट के अंदर पानी नहीं जा रहा है। रीजन क्या है? एंगल, घुमाना। इसका ये मतलब है कि फ्लक्स सिर्फ E और A पर डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स और किस पर डिपेंड करता है? एंगल पे। E और A, इसके बीच में क्या एंगल होता है, ठीक है। तो इसमें एक तीसरी चीज आएगी, थीटा एंगल, जिस पर ये फ्लक्स डिपेंड करेगा। अब हम ये समझते हैं कि थीटा को हम किस तरह से इस फॉर्मूले में फिट कर सकते हैं। ये है एरिया। एरिया कैसी क्वांटिटी है? इज इट ए वेक्टर क्वांटिटी और इज इट ए स्केलर क्वांटिटी? एक अकेली वेक्टर बोल रही है, और कोई साथ देना चाहता है? अच्छा, ठीक है, 3 लोग साथ देना चाहते हैं, वेरी गुड। तो एरिया किससे बनता है? थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट एरिया पे डिस्कस करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरी क्लास 12 इससे भरी हुई है। एरिया इज लेंथ इनटू वेट। लेंथ, ये एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू वेट। और अगर हम एक पैरेललोग्राम लेते हैं, ये है L और ये है W,
इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, यहां से हमने परपेंडिकुलर खींचा, दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर इज द एरिया, ज्योमेट्री में पढ़ा। और ये परपेंडिकुलर किसके बराबर है? W sin थीटा। E is equal to how much? W sin थीटा। अब देखिए एरिया किसके बराबर हो गया? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू साइन थीटा। ये समझ आया? ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है? अगर ये एंगल थीटा बनता है तो लेंथ विड्थ इंटू साइन थीटा, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। दूसरी चीज, लेंथ के पास, इस लेंथ के पास और इस विड्थ के पास डायरेक्शन है। दीज टू आर वेक्टर क्वांटिटीज। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है। दो वेक्टर क्वांटिटी का जब मल्टीप्लिकेशन होता है और उसका जो मैग्नीट्यूड है उसमें साइन थीटा आता है। बताइए ये किस तरह का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है? डॉट की क्रॉस। तो एरिया कैसे बनता है? लेंथ और विड्थ के मल्टीप्लिकेशन से। कौन सा मल्टीप्लिकेशन? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। जब दो वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके रिजल्ट में हमको कौन सी क्वांटिटी मिलती है? वेक्टर की स्केलर। उसका नाम ही है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। मींस क्या मिलेगा हमको? वेक्टर। I क्रॉस J इज इक्वल टू K। ये सब में रटा हुआ है। I इज ए वेक्टर, J इज ए वेक्टर, I क्रॉस J इज इक्वल टू K, थर्ड वेक्टर। इसी तरह से L क्रॉस W इज इक्वल टू एरिया। तो ये L क्रॉस W है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? LW sin थीटा। ये बताइए अगर ये LW cos थीटा होता, जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, वो किसका मैग्नीट्यूड होता है? दैट इज ए स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए वर्क क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। एरिया में क्या आया है? sin थीटा। और L और W दोनों कैसे हैं? वेक्टर। तो ये वाला कौन सा प्रोडक्ट हुआ? वेक्टर प्रोडक्ट। तो आपको याद रखना है एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दो चीजें हमको मालूम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो एरिया का मैग्नीट्यूड होता है LW sin थीटा, लेंथ इनटू विड्थ इनटू sin थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड द विड्थ। अगर ये 90 हो गया तो ये फॉर्मूला छोटा होके क्या बन जाएगा? लेंथ इनटू विड्थ। और अगर ये हमने 0 कर दिया, ये यहीं पर विड्थ आ गई, तो इसके अंदर एरिया कुछ नहीं बचा। और 0 होने से ये क्या हो गया? देखो 0। तो सिर्फ लेंथ और विड्थ होने से एरिया नहीं बनता है, लेंथ और विड्थ के बीच में एंगल होना चाहिए, तब जाकर ये एरिया बने। ठीक है? सो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसका मैग्नीट्यूड LW sin थीटा। अब इसकी डायरेक्शन के लिए मैंने आपको हिंट दिया, I क्रॉस J इज इक्वल टू K। इसलिए इसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी। अगर ये I है, ये J है, तो ये K है। इसका मतलब है कि ये एक प्लेन है, ये इसकी सरफेस है। अगर ये इसकी सरफेस है, इसका एरिया पाई r स्क्वायर है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है? ये इसकी डायरेक्शन। This direction is normal to the plane of the surface, so this is direction of area. जैसे अगर आपने एक छाता लिया और छाते को हमने बोला इधर करो, इधर से बरसात आ रही है, तो आप किसको घुमाते हो? हैंडल को। हैंडल को किधर रखते हो? उसके ये वाला हैंडल पकड़ा और ऐसा कर दिया। ये अगर मैं बोलूंगा इधर से बरसात आ रही है, थोड़ा छाते को इधर करना, तो आप क्या करोगे? किसको इधर करोगे? इसको ऐसे कर दो। तो ये किसको कंट्रोल करता है? डायरेक्शन ऑफ दिस। ये एरिया है और ये उसका वेक्टर, ये उसकी डायरेक्शन। तो एरिया की डायरेक्शन हमेशा कौन होता है? परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये डायरेक्शन है, इससे हम इसको कंट्रोल करें। तो अब से आप याद रखेंगे एरिया के लिए हम दो शब्द को यूज करेंगे। एक शब्द है प्लेन ऑफ द एरिया और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ द एरिया। प्लेन एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो ठीक है, LW sin थीटा, लेंथ इनटू विड्थ कर दिया।
प्लेन ऑफ द एरिया का मतलब होता है ये, दिस इज प्लेन ऑफ द एरिया। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द एरिया? दिस इज डायरेक्शन ऑफ द एरिया। अब अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और ये एरिया की डायरेक्शन के लिए मैं दो तरह के सेंटेंस यूज कर सकता हूं। इस सेंटेंस को अच्छे से समझ लीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई विल से द सरफेस इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों आपस में पैरेलल है। दूसरा मैं बोलूंगा द एरिया मेक्स 90 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिख रहा है? अगर मैं ये बोलूंगा तो मेरा मतलब है एरिया वेक्टर, ये है एरिया वेक्टर, हाउ मच एंगल इट मेक्स 90 डिग्री। सरफेस कैसी है? अलोंग, पैरेलल, ठीक है? तो दोनों शब्द याद रखिए। अब दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो बड़ा अजीब सा सेंटेंस बनता है जो हमको समझ में नहीं आता। वी से द सरफेस इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर एंगल विद द एरिया इज 90 डिग्री। अब आप बोलेंगे, एक शब्द में आप बोल रहे हैं कि पैरेलल है और एंगल कितना बोल रहे हैं? 90 डिग्री। द सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बट द एंगल इज 90 डिग्री, यानी एंगल एरिया वेक्टर के साथ काउंट करना है और सरफेस ये, ठीक? तो जब हमसे पूछा जाएगा हाउ इज दिस सरफेस प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वी विल से इट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब कैलकुलेशन में थीटा की वैल्यू रखनी होगी तो थीटा की वैल्यू हम कितनी रखते हैं? 90 रखते। उस समय आप ये धोखा नहीं खाएंगे कि सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल बोली जा रही है, हम थीटा को 90 क्यों रखते हैं? क्योंकि एरिया की डायरेक्शन 90 ऑलरेडी होती है। ये समझ में आ गया? इस चीज को हम लोग बार बार यूज करेंगे। ओके, ये तो एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन कैसी लेनी है? नॉर्मल टू एरिया वेक्टर। ओके, बाकी सब इस पर आते हैं। ये हमारा यहां पर सरफेस एरिया था और इधर से पानी जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है यहां पर, अभी पूरा का पूरा इसके साथ अटैच हो रहा है। इसके लिए हम सबसे अच्छा शब्द मानते हैं लिंक होना। द इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्स विथ ए सरफेस। ओके, अब इसके साथ ये लिंक हो रहा है और अगर हमने इसको ऐसा घुमा दिया तो ये लिंकेज क्या हो गया? जीरो। ये वाला एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इसके बीच का ये एंगल कितना है? जीरो। और फ्लक्स कैसा है? फुल। अब ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया और फ्लक्स हो गया कितना? इसके अंदर जाने वाला जीरो। अब बताइए 90 डिग्री पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जीरो हो जाता है? कॉस। इसलिए आप सिंपल सोच सकते हैं कि ये एंगल के कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर डिपेंड करता है? आंसर है कॉस थीटा। So this formula now becomes phi is equal to E into A into cos theta. And what is theta? Angle between vector E and vector A. Vector E and vector A, not with the surface. वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच में अगर E ऐसा है तो E का वेक्टर भी ऐसा है। अगर सरफेस ऐसी है तो सरफेस का वेक्टर ये है। इन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच ये एंगल 90 है तो cos 90 कितना होगा? जीरो। तो इसके अंदर कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है? जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो cos जीरो कितना होता है? 1, और EA पूरा का पूरा इसके अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो ये मैच हो गया। तो हमने अब ये समझ लिया कि फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है? E इंटू A इंटू cos थीटा। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है? इट इज ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अदरवाइज हमने क्या पढ़ के रखा है अभी तक? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वो फोर्स लगाती है और उसके पास डायरेक्शन होती है। फ्लक्स के पास डायरेक्शन नहीं होती है, इट इज सिंपली ए क्वांटिटी, और ये है E A cos थीटा।
ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे जरूरी चीज क्या है, किस किस चीज से हम इसको मेजर करते हैं? दो चीजों से, E और A। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज लिंक्ड विद सर्टेन एरिया। अब यहां पर अगर हमने ये एरिया बनाया ही नहीं तो बकेट में कितना पानी जाएगा? 0। इसलिए फ्लक्स के लिए क्या चीज जरूरी है? एरिया। तो फ्लक्स वही होगा जहां पर एरिया होगा। बिना एरिया के आप फ्लक्स की कल्पना नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो यहाँ फ्लक्स कितना है। आपको क्या बताना पड़ेगा? कितने एरिया के साथ लिंक फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के तो ऐसे एरो चल रहे हैं। जब आप उसके सामने एरिया रखेंगे तब फैसला होगा कि कितने एरो इसके अंदर से गए। ठीक है, इसलिए क्या जरूरी है? एरिया और उसकी डायरेक्शन। तो फ्लक्स के लिए हमको E भी चाहिए, A भी चाहिए और थीटा भी चाहिए, देन ओनली वी कैन डिसाइड फ्लक्स। ओके, तो ये है EA cos थीटा, ये फ्लक्स का हो गया। अब इसके बाद ये जो क्वांटिटी हमने निकाली है इसमें हम एक चीज मानकर चलते हैं कि जितना बड़ा एरिया है थ्रू आउट दिस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा रहता है। क्या मतलब? अगर इतना बड़ा एरिया है, इस एरिया में यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 1 सेंटीमीटर में 10 लाइनें, यहां पर भी 1 सेंटीमीटर में 10, यहां पर भी 1 सेंटीमीटर में 10। इससे क्या होता है? अगर हमको टोटल लाइन कैलकुलेट करनी है, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो बड़ा आसान है, 10 मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया, ये आ गया। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, टोटल फ्लक्स बताओ। तो आप इस पूरे एरिया को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 10 के साथ कि 2 के साथ? वी डोंट नो। ये क्या एग्जांपल है? ये एग्जांपल है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल देन हाउ डू वी कैलकुलेट फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं? सिंपल, E into A। लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके पहले एक छोटी सी चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर एक क्वांटिटी है तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? फॉर्मूला से इसका यूनिट बनाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? इसका यूनिट क्या है? Phi is equal to E dot A। E is न्यूटन पर कूलम और एरिया कितना होता है? मीटर स्क्वायर। तो phi का यूनिट क्या हुआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पर वाले को एक साइड कर दीजिए, पॉजिटिव क्वांटिटीज एक साइड कर लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पहले, पर कूलम बाद। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे आप इसकी डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। कूलम के लिए उसमें 80 आ जाएगा नीचे, और इस तरह से डायमेंशंस भी आप निकाल सकते हैं। उसको याद कर लीजिएगा, एक बार कम से कम निकाल, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको वहां निकालना होगा। ओके, ये है फ्लक्स। अब हम वापस उस पर आते हैं। हमने ली एक ऐसी सरफेस जिसके साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक, इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला में किस तरह के चेंजेस आ जाएंगे? अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि ये एक सरफेस है, ये यहां से लेके यहां तक, ये एक कपड़ा हमने ऐसे ताना हुआ है या पेपर लगाया हुआ है, वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। इधर से कोई चार्ज है, ये चार्ज यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता है इस तरह से, ये Q। अब आप देखिए इस सरफेस में हम लोग, इस सरफेस का एरिया है A, लेकिन जब हम इसके लिए फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी इसके साथ लिंक है, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम E into A नहीं कर सकते। क्यों? यहां पर चार्ज रखा है, ये वाला R छोटा है और ये R बड़ा है। अगर ये R छोटा है, ये R बड़ा है, तो यहां पर जो E होगा और ये जो E होगा, E1 E2, क्या E1 और E2 एक समान होंगे? नो। कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा?
E1 विल बी स्ट्रॉन्गर क्योंकि वो नजदीक है। तो यहां से यहां हम जाते हैं, E की वैल्यू बदलते जा रही है। दूसरा, यहां पर एरिया वेक्टर, ये एक छोटा सा एरिया है, ये इसका एरिया वेक्टर है, कितना एंगल बनाता है 0। यहां पर जब हम देखते हैं ये एरिया वेक्टर है, ये इसका नॉर्मल, ये किसकी डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की, और ये किसकी डायरेक्शन है E, ये रहा थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है, यहाँ थीटा की वैल्यू कुछ और है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ और है। हर जगह पर हम देखते हैं थीटा की वैल्यू भी बदल रही है। तो अगर थीटा की वैल्यू जगह जगह पर बदल रही है, E की वैल्यू जगह जगह पर बदल रही है, तो हम एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला E into A यूज नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल आप क्लास 11 में कर चुके हैं। अगर हमको वर्क की कैलकुलेशन करनी है तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक कार जाती है, वो फोर्स लगा रही है, उसका इंजन फोर्स लगाता है 100 न्यूटन, पहले मीटर में 100 न्यूटन, दूसरे में 100 न्यूटन, तीसरे में 100 न्यूटन, पांचवें में 100 न्यूटन। तो उसने कितना वर्क किया, 100 into 500, वेरी सिंपल। लेकिन अब हमने एक स्प्रिंग को दबाया 5 मीटर, पहले हम फोर्स लगाते हैं 0, फिर स्प्रिंग थोड़ा दब गया, फोर्स 5, फिर फोर्स किया 10, फिर फोर्स किया 20, तब जाके वो 5 मीटर दबता है। अब उस 5 मीटर के साथ आप कौन से फोर्स को मल्टीप्लाई करोगे, फोर्स तो हमारा बदली हुआ। तो हमारा जो फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लग पा रहा है, क्योंकि फोर्स हमारा पूरा यूनिफॉर्म नहीं है। इसके लिए फिर हमने कैलकुलस की हेल्प ली। ये जो हमारा पूरा डिस्टेंस होता है उसको हम छोटे छोटे डिस्टेंस में तोड़ते हैं, ds ds ds, और हर एक के लिए अलग अलग वर्क की कैलकुलेशन करते हैं। वो कैलकुलेशन क्या होती है, dw is equal to f ds। इसलिए पूरा वर्क किसके बराबर होता है, इंटीग्रल f ds। ये सबने किया हुआ। ये हम कब यूज करते हैं, जब फोर्स वेरिएबल हो जाए, बदलता है। और अगर पूरा फोर्स एक जैसा है कार जैसे, तब तो हमको कैलकुलस की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या कर देंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वही चीज फ्लक्स में होती है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, E भी बदलते जा रहा है, थीटा भी बदलते जा रहा है, मींस E cos थीटा हर जगह पर बदलते जा रहा है। तो इसके लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आंसर है हमारे पास तरीका है। कौन सा तरीका है, कैलकुलस का। कैलकुलस का तरीका यहाँ किस तरह से यूज करेंगे, हम हर छोटे छोटे एरिया के लिए फ्लक्स निकालेंगे और सब फ्लक्स को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ना मीन्स इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा एरिया लिया, ये उस एरिया का वेक्टर है, इसका फ्लक्स हमने निकाला d5। ये d5 फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और यहाँ पर एरिया इसका है ds, तो हमने किया E डॉट ds या E ds cos थीटा। यहाँ पर इसके लिए हमने निकाला d5 इज इक्वल टू E ds cos थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू इसकी लगेगी, E की वैल्यू जो यहाँ E होगा उसकी लगेगी, तो यहाँ का d5 निकला। ये अलग है और ये अलग है। फिर यहाँ तीसरा d5 निकाला इस छोटे से एरिया के लिए, इसके लिए यहाँ का E लिया, इसके लिए यहाँ का थीटा लिया, और इसका d5 निकाला। ऐसा करके हमने हर एरिया के लिए d5 निकाल लिया। तो टोटल फाई कितना होगा, सभी d5 को आपस में ऐड कर दिया। सब d5 को आपस में ऐड किया, तरीका क्या हुआ, E ds cos थीटा। दिस इज इक्वल टू E डॉट ds। ये आ गया टोटल फ्लक्स फाई। तो फाई इज इक्वल टू E डॉट ds वेक्टर के फॉर्म में, और अगर इसको हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रखेंगे तो ये क्या होगा, E ds cos थीटा। मोस्टली हम लोग इसको याद रखते हैं दैट टोटल फ्लक्स की क्वांटिटी इज इक्वल टू E ds cos थीटा। ये हमारे कैलकुलेशन करने के काम में आता है। तो E ds cos थीटा हमको टोटल क्वांटिटी देता है, और ये जनरल फॉर्मूला है। अगर हर जगह पर थीटा की वैल्यू 0 है तो हम इसको 1 कर सकते हैं, तब ये क्या बन जाएगा, E इंटू इंटीग्रल ds, और इंटीग्रल ds क्या होता है, एरिया। तो क्या बन जाएगा, E इंटू a। यूनिफॉर्म होने से E इंटू a, नॉन यूनिफॉर्म होने से E ds cos। तो ये हमारे पास
फ्लक्स के फॉर्मूलाज हो गए ई ए कॉस थीटा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, और उसके बाद इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ई डी एस। ये सब अलग अलग फॉर्मेट है क्या लिखने के, फ्लक्स। ओके, अब इसके बाद अगली चीज देखिए, फ्लक्स के बारे में जब हम इतना समझते हैं तो अब हम निकालेंगे फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज्ड सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज्ड सरफेस, इसमें शब्द आया क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस क्या होती है, तो आंसर है कि एक ऐसी सरफेस, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हमने एक बल्ब जलाया, उसकी लाइट बाहर नहीं आती। क्यों बाहर नहीं आती है, क्योंकि इसकी सरफेस सब तरफ से क्लोज्ड है। तो ये पूरी सरफेस क्या कहलाएगी, क्लोज्ड सरफेस। मैथमेटिकली क्लोज्ड सरफेस क्या होती है, कोई भी एक पॉइंट से आप सरफेस को कैलकुलेट करिए, काउंट करिए, गो ऑन काउंटिंग इंटीग्रेटिंग, तो आप कहां पर आ जाएंगे, उसी जगह पर वापस आ जाएंगे। इधर से जाइए वापस आ जाएंगे विदाउट एनी गैप। बिना गैप के अगर आप सरफेस पे चलते हुए आ सकते हैं तो ये क्या हो गई, एक क्लोज्ड सरफेस। और जनरल प्रैक्टिकल हम समझ गए, जो सरफेस सब तरफ से बंद होती है उसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सरफेस। ये वाली क्लोज्ड सरफेस अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दी, यहाँ पर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्लोज्ड सरफेस रख दी, तो इसके साथ फ्लक्स लिंक कितना होगा, इसके साथ फ्लक्स लिंक हम निकालना चाहते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है E इंटू एरिया। E इंटू एरिया हम इसमें लगाना चाहते हैं, तो यहां से E ऐसा आया, यहां E की वैल्यू है 5, थोड़ा और आगे बढ़ा, यहां E की वैल्यू है 6। ओके, तो हमने E और एरिया लेना चाहा। इस पूरे का एरिया मान लीजिए ये 1A है, A, तो ये कितना हुआ, A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, सब कितने हैं, A स्क्वायर। यहाँ पर E आया, A के साथ मल्टीप्लाई हुआ, E इंटू A स्क्वायर, और इसका एरिया वेक्टर किधर है, तो आंसर है इसका एरिया वेक्टर इधर। ओके, क्लोज्ड सरफेस में जो सरफेसेस होती हैं उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, तो आंसर है क्लोज्ड सरफेस में जो सरफेसेस हैं उसका एरिया वेक्टर अंदर होगा कि बाहर होगा। इसके लिए हमने कन्वेंशन बनाया कि नॉर्मल तो दोनों तरफ होता है, ऐसा दोनों तरफ। हम कौन से डायरेक्शन को एरिया वेक्टर मानेंगे, तो ये माना गया कि जो क्लोज्ड सरफेस है उसकी सरफेस के लिए जो आउटवर्ड नॉर्मल है उसको माना जाएगा डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, आउटवर्ड। तो इसके लिए एरिया वेक्टर ये है, पर इसके लिए एरिया वेक्टर ये है, तो इसका एरिया वेक्टर आप इधर नहीं लेंगे क्योंकि वो अंदर है। तो एरिया वेक्टर हमेशा किधर लेना है, आउटवर्ड, ये पक्का याद है। तो इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका इधर, इसका इधर। ये क्लोज सरफेस के लिए हो गया। अच्छा, अब देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका एरिया वेक्टर इधर है, कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। यहां पर एरिया वेक्टर इधर है और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, कितना एंगल बना, 90। इसके साथ 90, इसके साथ 0, इसके साथ 180, तो एंगल बदल रहा है, 180, 90। तो इस पूरे को हम एक ही स्टेप में कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक ही स्टेप में क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, जगह जगह थीटा बदल रहा है, हो सकता है जगह जगह E भी बदले। यहाँ हमने चार्ज रखा तो यहाँ का E कम होगा और यहाँ का E ज्यादा होगा। अब अगर E भी बदल रहा है, थीटा भी बदल रहा है, तो हम इस पूरे एरिया को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जब ऐसा होता है तो क्लोज्ड सरफेस के साथ फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आंसर है क्लोज्ड सरफेस को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इस बॉक्स के पास 6 क्लोज्ड सरफेस, 6 प्लेन सरफेस है या 6 टाइप ऑफ सरफेसेस हैं, 1 2 3 सॉरी
इस तरह से इसके पास 6 सरफेसेस हैं। अब ये जो सरफेस है इसमें सब जगह E की वैल्यू एक जैसी है और हर एक पॉइंट के लिए एंगल 180, इसके लिए भी 180, इसके लिए भी 180, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180। इसलिए हम इसकी कैलकुलेशन एक स्टेप में कर सकते हैं। अगर ये भी ऐसा होता तो नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर हर एक के साथ ऐसा ही जा रहा है, हर जगह एंगल कितना बन रहा है 180, तो ये पूरा एक जैसा एंगल बनाता है। इस पूरे की कैलकुलेशन एक साथ हो जाएगी और ये कैलकुलेशन है E इंटू A इंटू cos 180 पूरे के लिए। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, इसका एरिया A स्क्वायर या A, और ये 0 डिग्री cos 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका हमने फ्लक्स कितना निकाला E इंटू एरिया इंटू 1। इधर का कितना होगा, ये 90 cos 90 इज इक्वल टू 0, तो इसके साथ फ्लक्स लिंक कितना हुआ 0, इसके साथ 0 0 0। अब अगर हमने ये सब को आपस में टोटल कर लिया तो क्या निकल जाएगा, फ्लक्स ऑफ दी फ्लक्स लिंक विद दी टोटल सरफेस। अब ये जो फ्लक्स लिंक विद दी टोटल सरफेस है इसको हम लिखते कैसे, हमने क्या किया है, सबके फ्लक्स को आपस में ऐड किया और ये एडिशन जिस जगह से स्टार्ट किया है पूरा कैलकुलेट करके वापस उस जगह पर आए, ऐसे साइकिल। तो एडिशन करने को हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, इंटीग्रेट करना। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेट E ds cos थीटा, अगर हम ये क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं, क्लोज सरफेस, तो फॉर क्लोज सरफेस इसको लिखा जाएगा ये सर्कल हमने बना दिया। ये क्या शो करता है, कंप्लीट क्लोज, एंड दिस इज E ds cos थीटा। तो ये इसको कहते हैं क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल मैथमेटिक्स में होता है, इंटीग्रेशन में आप पढ़ेंगे। तो क्लोज इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, दिस इज फॉर साइक्लिक रूट्स, जहां से आप शुरू करेंगे वहीं तक लौट के आपको पूरा इंटीग्रेट करते आना है। जैसे अगर हमने एक सर्कल लिया है, यहाँ पर EDL 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 पूरा यहाँ से शुरू करिए यहाँ तक आइए, तो इस इंटीग्रेशन में हम ये सर्कल लगा देंगे। मतलब हम इंटीग्रेशन कैसा कर रहे हैं पूरे के लिए, उसमें लिमिट्स, लोअर लिमिट्स और हायर लिमिट्स नहीं होती, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो नहीं, जहां से स्टार्ट होना है वहीं पर एंड होना है, इसलिए क्लोज इंटीग्रल। ओके, तो क्लोज इंटीग्रल E ds cos थीटा, दिस इज फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस। ये नोट करिए और इसको याद रखिए। फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल E ds cos थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। अगर ये सरफेस 6 अलग अलग सरफेस के कॉम्बिनेशन से बनी है तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल E ds फॉर सरफेस नंबर 1 प्लस इंटीग्रल E ds फॉर सरफेस नंबर 2 प्लस इंटीग्रल E ds फॉर सरफेस नंबर 3। इस तरह से सबको आपस में जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल। तो क्लोज्ड इंटीग्रल को जब आप तोड़ेंगे तो ये क्लोज को हटा देंगे और उसकी जगह क्या ले लेंगे, S1 S2 S2, क्योंकि सबके एडिशन से क्या बनता है, क्लोज। तो जब हम क्लोज सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो तरीका क्या अपनाएंगे, पहले इसको तोड़ के अलग अलग सरफेस में डिवाइड कर लेंगे। हमारी शर्त क्या है अलग अलग सरफेस में डिवाइड करने की, कि वो सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि उसमें E की वैल्यू एक समान और थीटा की वैल्यू एक समान, तब हम उस पूरी सरफेस को एक मान सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी सरफेस में थ्रू आउट E की वैल्यू और थीटा की वैल्यू एक जैसी रहे, कैसे हो सकता है, इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, इसका एग्जांपल है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q
और हमने उसके चारों तरफ एक सरफेस की कल्पना की। लेट अस इमेजिन ए स्फेरिकल सरफेस अराउंड ए चार्ज क्यूब। ये चार्ज क्यूब कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है? रेडियल आउटवर्ड। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और ये पूरे स्फीयर की सरफेस है फुटबॉल की। हर जगह इसका रेडियस कैसा है? इक्वल। अगर रेडियस इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन आर स्क्वायर वो भी कैसा होगा? तो हर सरफेस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? Q अपॉन आर स्क्वायर। सेम। ये समझ आया? अब एंगल देखिए, यहां पर ये सरफेस है और ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? 0। इस जगह पर देखिए, ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंगल कितना? 0। यहां पर 0, हर जगह पे 0। तो पूरे के पूरे स्फीयर के लिए हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम, हर जगह थीटा की वैल्यू सेम। तो इसको कितने स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे तोड़ के? एक ही स्टेप। उस स्टेप में हम क्या ले लेंगे? E मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ds। ये फाइंड द फॉर्मूला। और इंटीग्रल ds क्या होता है? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स कितना हो गया? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज फॉर व्हाट? फॉर स्फीयर। ये हर जगह हम देखते हैं थीटा की वैल्यू वही है, cos 0। और ये आ गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज फ्लक्स। तो ये फ्लक्स करने के, कैलकुलेट करने के तरीके हैं। अभी हम लोग और भी फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, 3-4 तरह के अलग अलग। देन यू विल बिकम एक्सपर्ट कि किस तरह से फ्लक्स कैलकुलेट किया जाता है। और हमेशा याद रखिए, फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें रखा हुआ एरिया, ये दोनों चाहिए। तभी हम उस एरिया के साथ फ्लक्स लिंक को कैलकुलेट कर सकते। तो ये हमारा एक तरीका बन गया क्लोज सरफेस के साथ में फ्लक्स को कैलकुलेट करना। अब हमने देखा, अच्छा ओके, ये चीजें नोट कर लिया आपने। यहां पर हमने एक बॉक्स को रखा, इस बॉक्स को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इंटेंसिटी है E। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो बताइए, इसका एरिया हमने माना A, हर एक पैनल का एरिया A है, तो इसके साथ फ्लक्स लिंक कितना होगा? इधर सुनिए, ये एरिया A है तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, कितना एंगल बना? 180। तो इसके फ्लक्स का मेजरमेंट बताइए, क्वांटिटी बताइए। E इंटू A इंटू cos 180 दैट इज -1। कितना हुआ? -EA। इसके साथ बताइए +EA। इसके साथ बताइए 0। इसके साथ 0 और नीचे भी 0। टोटल करिए 6 का 6 0। तो हमने एक चीज सीखी, if a closed surface is placed in an electric field, then the flux linked with this is 0। तो फिर हम कर ही क्यों रहे हैं कैलकुलेशन? क्या ऐसा होता है? अब देखिए, मैं आपको एक दूसरी कैलकुलेशन बताता हूं। ये एक पार्टिकल के पास चार्ज है और ये हमने इस बॉक्स के अंदर रख दिया, ये बंद कर दिया। अब इस चार्ज में से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है। चार्ज इसके अंदर है, Q चार्ज। वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आया, उसकी डायरेक्शन बताइए किधर होगी? ऐसे बाहर की तरफ। इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ। एंगल क्या बना? 0। तो इसके साथ फ्लक्स लिंक कितना हुआ? E इंटू A इंटू cos 0। E इंटू A। समझ में आया? यहां पर आएगी इस सरफेस में, इसके अंदर चार्ज है,
अंदर चार्ज से रेडियली आउटवर्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और यही है इसका एरिया वेक्टर। कितना एंगल बना? 0। तो इसका फ्लक्स कितना हुआ? ये। इधर आइए, अंदर चार्ज है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा? आउटवर्ड, ये। और यही डायरेक्शन ए की है, कितना हो गया? इधर इधर भी ये, इधर टोटल फ्लक्स 6 अभी तो 0 नहीं हुआ। तो फ्लक्स लिंक विद दिस बॉक्स हैज बिकम 6 क्यों? क्योंकि इसके अंदर में चार्ज। यही चीज हमको गॉस ने बताई कि एक डब्बे के साथ, एक क्लोज सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितना चार्ज है। हमने एक चार्ज डाला, उसने 1 लाख लाइनें निकाली, तो फ्लक्स लिंक कितना हो गया? 1 लाख। 2 चार्ज डाल दो, 2 लाख लाइनें निकलेंगी। अब ये सरफेस तो क्लोज है, लाइन निकलने की कोई जगह नहीं है, उसको लिंक होना ही पड़ेगा। तो 2 चार्ज के साथ रखेंगे तो 2 लाख हो जाएंगे। तो जितना चार्ज होगा उतनी ज्यादा फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा। तो फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के साथ कब लिंक होता है? जब क्लोज सरफेस के अंदर में चार्ज होता है। अगर चार्ज को आप बाहर रख दो तो फ्लक्स लिंक क्या हो गया? 0। दिस इज गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बताता है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज हो तो उसके पास फ्लक्स लिंक होता है। कितना होता है? तो वो जो मैं 1 लाख बोल रहा हूं वो 1 लाख नहीं होता है, उसने उस क्वांटिटी को स्पेसिफाई कर दिया कि वो क्वांटिटी होती है 1/ε0। 1 कूलम से कितना फ्लक्स निकलता है? 1/ε0। तो Q से कितना निकलेगा? Q × 1/ε0 इतना फ्लक्स निकलता है। तो ये हमको गॉस का थ्योरम मिला दैट फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q × 1/ε0। दिस इज गॉस थ्योरम। तो नोट करिए गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is 1/ε0 times 1/ε0 times the charge inside the closed surface. Charge inside the closed surface. इसमें आप इनसाइड को अंडरलाइन करेंगे। चार्ज का कहाँ होना जरूरी है? अंदर। अगर बाहर निकल गया तो फिर तो एंगल अलग अलग हो जाएंगे, एक तरफ 0 एक तरफ 180, कैंसिलेशन हो जाएगा, तो फिर 0 हो जाएगा। इसलिए चार्ज का अंदर रहना जरूरी है। दिस इज गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 का मतलब, हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 का मतलब है कि एक डब्बे में जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर से एंटर कर रहा है उतना ही इधर से निकल रहा है। फिर से देखिए, ये एक डब्बा है, इसमें यहाँ पर से 5 लीटर पानी अंदर आया और यहाँ से 5 लीटर निकल गया, तो इसके अंदर कितना पानी? 0। अगर हम चार्ज को बाहर रखते हैं तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन। यहाँ इसके सरफेस के लिए कौन सी डायरेक्शन है? बाहर जाने वाली। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से एंटर करेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर निकल जाएगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्टोर हुआ? क्वांटिटी 0। इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर चार्ज इसके अंदर है तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है इसके अंदर है, वही इसके साथ लिंक हो गया। देन इट हैज 6 EA, अदरवाइज इट इज 0। तो 0 का मतलब क्या होता है? जितना पॉजिटिव फ्लक्स है उतना ही नेगेटिव फ्लक्स, और टोटल मिला के 0। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से बेसिकली क्या चीज होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड